as you know that we are going to discuss the figure of speech for class 11th and 12th। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के। पहली वीडियो में तो आपको बताया गया था कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, पोएटिक डेफिनेशन भी दी गई थी और उसमें कुछ 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको बताए गए थे। 4 को डिफाइन कर चुका हूँ मैं। आज जो हमारे 2 बचे हैं हाइपरबोले और ओनोमोटोपोइया, आज इनको डिफाइन करने के बाद इनको एग्जांपल समझते हैं कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच भी टॉपिक हमारा ये लिटरेचर का ही है और इसके सवाल भी इसमें से आता है आपके एग्जाम में। क्या आता है कि एक तो डेफिनेशन लिखने के लिए आता है आपको, कोई भी 2 फिगर ऑफ स्पीच दे दी जाएंगे। देखिए हाइपरबोले दे दिया है, दूसरा मेटाफर दे दिया है, फिर सिंपली दे दिया कि उनमें से किसी एक को डिफाइन करते हुए एग्जांपल दीजिए। ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट आएगा कि आपको 2 या 3 एग्जांपल दिए जाएंगे, उसमें पूछा किन्हीं 2 को फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच कीजिए, यानी कि उसमें से फिगर ऑफ स्पीच को हमें छांटना है कि बताइए किस एग्जांपल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो बेटा इसके लिए जरूरी है कि हम इन सभी डेफिनेशंस को ध्यानपूर्वक समझें, उसका अर्थ निकालते हुए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, उसी का डेफिनेशन चल जाता है उससे पता, और इनकी डेफिनेशंस को भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन लिखने के लिए भी आती है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड वीडियो है हमारी फिगर ऑफ स्पीच की। तो यहाँ हाइपरबोले लिखा हुआ है जिसकी हिंदी होती है अतिशयोक्ति अलंकार। आपने सुना भी होगा। अतिशयोक्ति से मतलब मेरा यहाँ जो अर्थ होता है ये होता है कि किसी बात को जो उसकी वास्तविकता है उससे क्या था बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा उसे घटा दिया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, हम कह सकते हैं इस तरीके से कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज दे रियल आर, एज दे रियल मोर देन एज दे रियल आर और लेस देन, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाएंगे हम या बहुत ज्यादा कम करके दिखाएंगे। तो एक डेफिनेशन आपको यहाँ ऊपर दी गई है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड, इस अलंकार के द्वारा चीजों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ग्रेटर और बेटर देन दे रियली आर, जैसे कि वे होते हैं उससे कहीं महान और अच्छा बताया जाता है। अब समझ लीजिए कैसे। देखिए एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल है, सेंटेंस दिया गया कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, यानी कि बेलिंडा के बारे में आप सब नहीं जानते, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि बेलिंडा विलियम शेक्सपियर का नाटक है द रेप ऑफ द लॉर्ड। तो उसकी बेलिंडा उसकी हीरोइन है द रेप ऑफ द लॉर्ड की, और इसमें क्या है उसकी हीरोइन है। तो इतनी सुंदर बेलिंडा को बताया गया है कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। कवि कह रहा है कि बेलिंडा जब मुस्कुराती थी लगता था कि मानो सारा संसार खुश हो गया। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक आदमी के या एक लड़की के मुस्कुराने से सारा संसार खिल उठा हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन कवि ने यहाँ बहुत बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है क्या कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ऐसे क्या है, सेकंड एग्जांपल है आई सॉ 1000 एट ए ग्लेंस। ग्लेंस एक दृष्टि के लिए आता है। मैं यहाँ तुम्हारे सामने देख रहा हूँ, ये मेरी दृष्टि है, तो मैं एक दृष्टि में हमेशा एक बच्चे को देख सकता हूँ। वो अलग बात है कि मेरी दृष्टि किसी दूसरे का होना भी आभास करती है, लेकिन क्लियर जो मैं नजर डालूंगा वो एक बच्चे को देख पाऊंगा। लेकिन यहाँ कभी कह रहा है कि आई सॉ 1000 एट ए ग्लेंस, कि मैंने एक दृष्टि में 1000 देखे। इट इज नॉट इमेजिन, ये कल्पना नहीं हो सकती, ये कोई कल्पना ही नहीं है कि वी कैन सी 1000 एट ए ग्लेंस। बट कवि ने यहाँ सबको बड़ा कराकर बताया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम बेटा आपने सुना होगा, उसकी एक पोएम है डैफोडिल्स। एक बार वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन के साथ जा रहे थे तो उन्होंने झील में बहुत सारे डैफोडिल्स के फूलों को खिले हुए देखा और उसने तभी लिख दिया डैफोडिल्स पोएम को। तो उसकी स्टार्टिंग लाइन है कि आई सा 1000 एट ए ग्लेंस, मैंने एक दृष्टि में 1000 डैफोडिल्स के फूलों को देखा। अब है थर्ड एग्जांपल, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करूंगा
मैं तुम्हें इतना प्रेम करूंगा, कहां तक, जहां चीन और अफ्रीका एक दूसरे से मिलते हैं वहां तक। तो काफी बड़ा विस्तार कर दिया गया अपने प्रेम का, थोड़ी हंसी की बात है, लेकिन यही हमारा जो है हाइपरबोल है, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि सीप्स टीयर्स ऑफ ओशन, वो इतनी रोई कि समुद्र भर गए, समुद्र भर के। एक बहुत बातें ऐसी होती है कि हम बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, तो हम समझ लेंगे उस सेंटेंस में, उस बात में हमारा क्या है, हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है। सेकंड सेम चला हुआ ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया में क्या होता है, देखिए ओनोमाटोपोइया बहुत ही आसान फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत छोटी डेफिनेशन इसकी लिखी गई है यहाँ। क्या है, इसमें जाएगा कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी सजेस्ट द साउंड एंड सेंस ऑफ साउंड ऑफ सेंस। दिया गया है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस, यानी कि आवाज से ही हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो ऐसा हमारा होता है ध्वनि सूचक अलंकार, इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। किसी चीज की हमने आवाज सुनी, भाई कहीं से हमें आवाज आई इस, तो हम समझ लेते हैं और यहाँ कोई सांप जैसी इस तरह की कोई चीज, जानवर या कोई जीव है, या कहीं से मुर्गे की कोंक आवाज सुनाई देती है तो हम समझ लेते हैं कि मुर्गा है, या मधुमक्खी की भिनभिनाहट हमें समझ आती है, हम एक जिसे बोलते हैं वो हमें महसूस हो जाता है, हम कह देते हैं कि यहाँ मधुमक्खी है, तो जिसे हम बोलते हैं ओनोमाटोपोइया है। क्या है डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस, कि इस अलंकार के द्वारा जो आवाज है उससे हम उसका पता लगा लेते हैं, भाव का पता लगा लेते हैं। क्या है, पहला एग्जांपल यहां दिया गया, द बी हमिंग, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, तो उनकी हमिंग सुन करके हम समझ लेते हैं कि मधुमक्खियां है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ओनोमाटोपोइया हो गया। ऐसी द कर्फ्यू टोल्स द रील ऑफ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू घंटे के लिए आता है, टॉल्स बजने के लिए आता है, दिन ये एक तरह घंटी होती है, और द पार्टिंग डे जो दिन की विदाई की सूचना देती है, जैसे कि मस्जिदों में अजान लगती है दिन सुबह की, या मंदिरों में शंख बजता है दिन सुबह के टाइम। इसी प्रकार से गिरजाघर में घंटी बजती है जो ये सूचना देती है कि अब दिन समाप्त होने जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि द कर्फ्यू टोल्स द रील ऑफ पार्टिंग डे, तो हम उस घंटी की आवाज को सुन करके, उस घंटी की आवाज को सुन करके, या उस अजान की आवाज जो मगरिब की अजान होती है हमारी, उसकी अजान को सुन करके, या मंदिर में से शंख बजाए जाते हैं, उन शंख की आवाज को सुन करके हम ये गैस कर लेते हैं कि भाई दिन छिप गया है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिलती है, वो हमारी मिलती है ओनोमाटोपोइया से, अलंकार से, इस अलंकार से। आगे बढ़ते हैं, दिस सैलो, सैलो एक पक्षी होता है जिसे बाबिल बोलते हैं, ट्विचिंग फ्रॉम स्टार्ट सीड। तो यहाँ भी साउंड हो रही है कि यदि इस तरह की ट्विचिंग चहचहाने की आवाज आती है, स्वेलो चहचहाती है, तो हम समझ लेते हैं कि उसकी आवाज से कि वहाँ स्वेलो नाम का एक पक्षी है जो अपने तिनके के बने घोंसले चहचहा रहा है, तो हम कह देंगे कि ये इस प्रकार के सेंटेंस में जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, ओनोमाटोपोइया। आगे चलते हैं, एंड ब्यूटी मोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड्स शैल पास हर फेस। ये 11th क्लास में पोएम है हमारी, विलियम, अभी बात चली थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है 3 ईयर सी ग्रीव, 3 ईयर सी ग्रीव। तो वहाँ एजुकेशन नेचर के नाम से उसको जाना जाता है, एजुकेशन नेचर के नाम से, तो उसी की लाइन लिखी है, एंड ब्यूटी बोर्ड ऑफ मर्मरिंग साउंड्स शैल पास हर फेस। और यहाँ लूसी के लिए प्रयोग किया गया है, कार्टून की लड़की बच्ची होती है, तो यहाँ पानी के कल कल की आवाज को प्रदर्शित किया गया है। जब पानी चलता है तो उससे कल की आवाज होती है, और आगे एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, यानी कल की आवाज जो होती है उसको जन्म देती है कौन, जो पानी चलता है, पानी चलना या प्रकृति के द्वारा वो बहते हुए पानी से जो आवाज होती है उसकी सुंदरता, उस आवाज की सुंदरता तो अच्छी चीज होती है, देखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, और वो उसके फेस चेहरे के सामने से क्या है गुजरती है, जो लूसी कार्टून बच्चे उस कविता में पढ़ाया जाएगा तब आपको समझाया जाएगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाइपरबोल में बहुत बात बड़ा चढ़ा कर बताई गई है। हाइपरबोल हो गया, हमारा अतिशयोक्ति हो गया, और ओनोमाटोपोइया से क्या हो गया कि यहाँ आवाज सुन के पहचान लेते हैं, तो जहाँ आवाज सुन के पहचान लेते हैं वहाँ हमारा ओनोमाटोपोइया हो गया, जो ध्वनि सूचक होता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए, आप इन एग्जांपल्स को मेहनत से समझेंगे, और कल से हम अपनी पोइट्री की फर्स्ट पोएम जो आपको दी गई है आपके कोर्स में लिख दिया गया, मैंने आपको आपका सिलेबस बता दिया गया है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी पोएम्स हैं,
उन सब पोएम्स का होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ। अब उनको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोग कल से ही उन सभी पोएम्स को मेहनत से समझेंगे और अपने होमवर्क को तैयार रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।